आज हम भारत के भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। और हम इस यात्रा को एक कहानी की तरह आगे बढ़ाएंगे। सोचिए कि हम अंतरिक्ष से भारत को देख रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, इसकी सीमाएं क्या हैं। फिर हम जूम इन करेंगे और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उतरेंगे। वहां से निकलने वाली नदियों के साथ साथ मैदानों तक का सफर करेंगे और अंत में समुद्री तटों और द्वीपों पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की लोकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ग्लोब को देखते हैं तो भारत हमें उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। जी। और हम अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप शब्द सुनते हैं, जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देश भी आते हैं। सही कहा। और अगर आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, जो दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। जमीन के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका के बाद। लेकिन आबादी के मामले में अब हम पहले नंबर पर हैं। अप्रैल 2023 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब देश के फैलाव की बात करते हैं। हम सुनते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। जी। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। ये आंकड़े सुनने में तो ठीक लगते हैं, पर इनका असल मतलब क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है। इन आंकड़ों का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले उगता है। 2 घंटे पहले? जी। अगर हमारे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम जोन ना होता तो गुजरात में जब सुबह के 6 बज रहे होते तब अरुणाचल में सुबह के 8 बज चुके होते। तो बहुत कंफ्यूजन होता। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा बनाया, जो मिर्जापुर से गुजरती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब जरा भारत के कोनों की बात करते हैं। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? जरूर। भारत का सबसे उत्तरी सिरा लद्दाख में इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी में केप कोमोरिन है। जी। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीपों को भी शामिल करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, वो द्वीपों को मिलाकर है। हाँ, और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल में किबेथु और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती है। ठीक है, अब सीमाओं पर आते हैं। जमीनी सीमा तो 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन मैंने सुना है कि हमारी तटरेखा यानी कोस्टलाइन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हाँ, ये जानकारी सच में चौंकाने वाली है। सालों से हम पढ़ते आए हैं कि भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर है। जी, 7516.6 किलोमीटर। बिल्कुल। लेकिन 29 अप्रैल 2025 को जारी हुई नई सैटेलाइट गणना के मुताबिक हमारी तटरेखा की लंबाई अब 11,998.81 किलोमीटर मापी गई है। 11,000 मतलब लगभग 4,500 किलोमीटर का इजाफा। जी हाँ, नई तकनीक हमें पहले से कहीं ज्यादा सटीक जानकारी दे रही है। और हाँ, गुजरात की तटरेखा अभी भी देश में सबसे लंबी है। कमाल है, मतलब सैटेलाइट ने हमारी समझ ही बदल दी। इस लंबी तटरेखा का मतलब है कि हमारा समुद्री इलाका भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। इसे हम 3 जोन में बांटते हैं। तट से 200 नॉटिकल मील तक का इलाका हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहलाता है। EEZ? आसान भाषा में कहें तो ये भारत का समुद्री इलाका है। यहाँ मछली पकड़ने से लेकर समुद्र के नीचे से तेल और गैस निकालने तक सारे अधिकार सिर्फ भारत के पास हैं। समझ गई। और कर्क रेखा के बारे में क्या? वो जो 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा नहीं है। कर्क रेखा भारत के लिए एक तरह का क्लाइमेट डिवाइडर है। ये भारत को लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। अच्छा? उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय। इसी वजह से हमें देश में मौसम और वनस्पति की इतनी ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो ये तो हुई भारत की बाहरी रूपरेखा, पर इस सीमा के अंदर की जमीन कैसी है? चलिए, अब भारत के इस अंदरूनी नक्शे को समझते हैं। भारत की जमीन की बनावट को हम मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में महान हिमालय, उसके ठीक नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान,
फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में मरुस्थल, तटीय मैदान और अंत में हमारे द्वीप समूह। शुरुआत सबसे विशाल यानी हिमालय से करते हैं। इसकी बनने की कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है ना? बिल्कुल। ये एक तरह की धीमी गति की करोड़ों साल लंबी भूवैज्ञानिक टक्कर थी। कल्पना कीजिए, आज जहां हिमालय है वहां करोड़ों साल पहले टेथिस नाम का एक सागर था। टेथिस सागर। जी। भारतीय प्लेट, जो गोंडवानालैंड नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा थी, वो टूटकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी और यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। और इस टक्कर से? इस जबरदस्त टक्कर से टेथिस सागर की तलछट में जमा मलबा ऊपर उठने लगा और दुनिया के सबसे युवा और ऊंचे मोड़दार पर्वतों यानी हिमालय का जन्म हुआ। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। तो मतलब हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है? जी हाँ। और हम हिमालय को कई परतों में बांटते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। ये क्या है? ये हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में तिब्बत से सटा हुआ है ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां हैं। केटू चोटी यहीं पर है? बिल्कुल। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू और सियाचिन ग्लेशियर दोनों इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में हैं। और उसके बाद आता है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। शायद यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। एकदम सही। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब हिमाद्री का हिस्सा है। ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अच्छा। इसके दक्षिण में आता है लघु या मध्य हिमालय। हमारे ज्यादातर खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला, मनाली, नैनीताल इसी रेंज में है। और सबसे आखिर में शिवालिक। हाँ, मैदानों से ठीक पहले सबसे नई और कम ऊंची श्रृंखला है शिवालिक। यहाँ आपको देहरादून जैसी दून घाटियां और हरिद्वार जैसे द्वार मिलते हैं। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का विभाजन। लेकिन मैंने नदियों के आधार पर भी एक विभाजन सुना है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। हाँ, वो हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर देखने का एक तरीका है। भूगोलवेत्ताओं ने नदियों को सीमा मानकर इसे 4 हिस्सों में बांटा है। कैसे? सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। ठीक है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, जो सबसे लंबा और ऊंचा भी है। और आखिरी में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। मतलब एक ही पर्वत श्रृंखला को देखने के अलग-अलग नजरिए। बिल्कुल। हिमालय के अलावा भी तो भारत में कई पहाड़ियां और पर्वत हैं। जैसे मध्य भारत में? हाँ, मध्य भारत में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्य और सतपुड़ा। ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। एक मिनट, ब्लॉक पर्वत का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो पहाड़ जो जमीन के एक बड़े हिस्से के ऊपर उठने या अगल-बगल की जमीन के नीचे धंसने से बनते हैं। अच्छा। और इन्हीं दोनों के बीच से नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा पश्चिम में अरावली है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट, उनमें क्या फर्क है? ये दोनों दक्षिण भारत के किनारों पर दीवार की तरह खड़े हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। ये तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है ना? जी हाँ, अपनी जैव विविधता की वजह से। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है। वहीं पूर्वी घाट को गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियों ने जगह जगह से काट दिया है, इसलिए ये एक टूटी फूटी श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? यहाँ एक अपडेट है। कई पुरानी किताबों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी बताई गई है। हाँ, उड़ीसा में। लेकिन अब नई रिसर्च के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जिंदागाड़ा चोटी को सबसे ऊंचा माना जाता है। और ये दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके भी अलग अलग किस्में हैं ना? भाबर, तराई, बांगर, खादर। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतर रही है। जैसे ही नदी मैदान में आती है, वो अपने साथ लाए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती है। इस पथरीले इलाके को भाबर कहते हैं। जहां नदियां गायब हो जाती हैं। हाँ, छोटी नदियां पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। फिर आगे जाकर ये नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं और एक दलदली इलाका बनाती हैं, जिसे तराई कहते हैं। और बांगर और खादर? नदी से दूर जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बांगर कहलाता है। और नदी के ठीक किनारे जहां हर साल बाढ़ नई मिट्टी की परत बिछाती है, वो सबसे उपजाऊ इलाका खादर कहलाता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और प्रायद्वीपीय पठार, जिसे भारत का सबसे पुराना हिस्सा कहते हैं। हाँ, वो भारत की सबसे पुरानी जमीनी संरचना है। इसमें कई छोटे छोटे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार,
जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। काली मिट्टी वाला? जी हाँ। और सबसे जरूरी है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर कहते हैं। रूर, ये जर्मनी के एक औद्योगिक क्षेत्र का नाम है ना? एकदम सही। जैसे रूर जर्मनी के लिए खनिजों का खजाना है, वैसे ही छोटा नागपुर पठार भारत के लिए है। यूरेनियम, अभ्रक, कोयला, देश के ज्यादातर खनिज यहीं मिलते हैं। और दक्कन का पठार? दक्कन का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, वो भी ज्वालामुखी विस्फोट से बना है और कपास की खेती के लिए मशहूर काली मिट्टी का घर है। तो हमने पठारों को समझ लिया, जो दोनों तरफ से तटीय मैदानों से घिरे हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में क्या कोई खास अंतर है? हाँ, एक बड़ा अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा है, क्योंकि पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत करीब है। अच्छा। वहीं पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि वहां की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट पर कोंकण और मालाबार तट के बारे में तो सुना है। मालाबार तट पर कयाल भी पाए जाते हैं। ये कयाल क्या होते हैं? कयाल असल में लैगून या बैकवाटर्स हैं। ये समुद्र के पानी के वो हिस्से हैं जो जमीन के अंदर तक आ गए हैं और रेत की टीलों के वजह से समुद्र से लगभग अलग हो गए हैं। ये केरल की एक खास पहचान है। और पूर्वी तट पर? पूर्वी तट पर इत्तर में उत्कल तट है, जहां भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है, और दक्षिण में है कोरोमंडल तट। इसकी खासियत ये है कि यहाँ लौटते हुए मानसून से सर्दियों में बारिश होती है। अब भारत की मुख्य भूमि से दूर हमारे द्वीप समूहों पर चलते हैं। अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार ज्वालामुखी से बने द्वीप हैं। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं पर है। और 10 डिग्री चैनल इन्हें अलग करता है? हाँ, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और यहाँ के 3 प्रमुख द्वीपों के नाम बदले गए हैं। हाँ, ये जरूरी है। रॉस द्वीप अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप बन गया है। और अरब सागर में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कहानी बिल्कुल अलग है। ये द्वीप ज्वालामुखी से नहीं बल्कि प्रवाल यानी कोरल से बने हैं। कोरल से? जी, ये छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के जमा होने से बनते हैं। ये बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम होते हैं। अब नदियों की बात करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनमें क्या मूल अंतर है? सबसे बड़ा अंतर पानी के स्रोत का है। हिमालय की नदियों को ग्लेशियरों के पिघलने और मानसून दोनों से पानी मिलता है, इसलिए साल भर बहती हैं। सदाबहार नदियां? जी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां सिर्फ मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में मैंने सुना है कि नर्मदा और तापी बाकी नदियों से अलग व्यवहार करती हैं। वो पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा भी नहीं बनाती। ऐसा क्यों? बहुत सही सवाल। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा हमने पहले बात की थी, ये नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं, जिनका ढलान पश्चिम की ओर है। ठीक है। दूसरा, ये कठोर चट्टानी इलाके से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ ज्यादा मिट्टी या गाद नहीं ले जा पाती। इसीलिए ये डेल्टा की जगह एस्चुएरी बनाती हैं। और कोई नदी है जिसकी कोई खास बात हो? हाँ, कावेरी नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद लगभग साल भर बहती है। वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से को गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी मिलता है और निचले हिस्से को सर्दियों में लौटते हुए मानसून से। ये तो बहुत अनोखा है। अच्छा, अब नदियों से बनी मिट्टी और उस पर होने वाली खेती पर आते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहली, जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ है। उत्तर भारत वाली? हाँ। दूसरी, काली मिट्टी, जो दक्कन के पठार में मिलती है और कपास के लिए सबसे अच्छी है। तीसरी है लाल मिट्टी, आयरन ऑक्साइड के कारण। और चौथी है लेटराइट मिट्टी, जो ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है। और इसी मिट्टी पर आधारित है हमारी कृषि, जिसने कई क्रांतियां देखी हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हाँ, 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई हरित क्रांति ने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। फिर वर्गीज कुरियन की श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में हमें दुनिया में नंबर 1 बनाया। तो हमने भारत की मिट्टी, खेती और प्राकृतिक धरोहर को समझा। चलिए अब आबादी के कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो 2011 की जनगणना से सामने आए। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन अगली जनगणना तक यही आधिकारिक हैं। 2011 में भारत की आबादी 21 करोड़ थी और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। साक्षरता और लिंगानुपात? साक्षरता दर लगभग 74% और लिंगानुपात 943 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं।
राज्यों के बीच तो काफी अंतर रहा होगा। बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में था। और केरल? शिक्षा और लिंगानुपात दोनों मामलों में केरल हमेशा की तरह सबसे आगे था। कोई ऐसा आंकड़ा जो सबसे अलग या चौंकाने वाला हो? हाँ, एक आंकड़ा बहुत ही अनोखा है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2001 से 2011 के बीच आबादी बढ़ने की बजाय घटी थी। घटी थी? जी, वहां लगभग -0.6% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि साल 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1911-21 के दशक में अकाल और महामारियों के वजह से भारत की आबादी में पहली और आखिरी बार गिरावट दर्ज की गई थी। तो ये थी हमारी आज की भारत यात्रा। हमने अंतरिक्ष से शुरू करके हिमालय की ऊंचाइयों को छुआ, नदियों के साथ बहे और अंत में इंसानी आबादी के पैटर्न तक पहुंचे। ये सच में एक तेज और जानकारी से भरपूर सफर था। बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस बातचीत से तथ्यों को एक कहानी की तरह समझने में मदद मिली होगी। ये अवलोकन एक मजबूत नींव या परीक्षा से पहले एक त्वरित रिवीजन गाइड के तौर पर काम आ सकता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे सैटेलाइट तकनीक ने भारत की तटरेखा की लंबाई के बारे में हमारी दशकों पुरानी समझ को पूरी तरह बदल दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में नई तकनीकें भूगोल की और कौन सी स्थापित सच्चाइयों को चुनौती दे सकती हैं, जिन्हें हम आज पत्थर की लकीर मानते हैं।